मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक हैं और अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का जो आपका इतिहास का सेक्शन है उसको पढ़ेंगे। इसमें आपकी हम कार्यपत्रक संख्या 7 जो कि 11 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। यह 11 अगस्त की आपकी कार्यपत्रक है सामाजिक विज्ञान की। छात्रों, आपको पता है आपकी पिछली एक जो वर्कशीट्स आ रही हैं वह व्यापार से साम्राज्य तक आपका जो पाठ 2 है उससे संबंधित है। इसमें हम कैसे विदेशी व्यापारी भारत में आए, कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार से लेकर साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, और अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंपनी का फैलता शासन, यानी साम्राज्य स्थापित करने के बाद कैसे धीरे धीरे कंपनी ने अपना शासन पूरे भारत पर फैला लिया, पूरे भारत पर शासन करने लगे और लगभग 200 साल तक वो भारत पर उन्होंने राज किया। तो शुरू करते हैं। आरंभिक काल, ये क्या है कि बक्सर की लड़ाई, आपने प्लासी की लड़ाई के बारे में पढ़ा, जहाँ पर सिराजुद्दौला की लड़ाई क्लाइव अंग्रेज़ों से हुई थी और सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने उनका साथ नहीं दिया और सिराजुद्दौला की हार हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र से बहुत ज़्यादा नजराने मांगे गए, लिए गए। बाद में जब उसने थोड़ा उसे लगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है या मुझे तो केवल कठपुतली शासक हूँ, तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बना दिया। इस प्रकार से अंग्रेज़ जो व्यापारी थे उन्होंने अपने लाभ के हिसाब से लोगों को यानी शासकों को चुनना प्रारंभ किया। अब बक्सर का युद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक एवं व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय किया करते थे। अब पढ़ते हैं छात्रों कि देखिए कंपनी ने क्या किया। प्लासी के युद्ध के बाद कई राज्यों से उसने क्या किया कि बाध्य किया कि वह अपने पास क्या रखेंगे, कंपनी के रेजिडेंट क्या होते थे, कंपनी की तरफ से एक अधिकारी होता था जो उस राज्य के राज दरबार में बैठता था। भैया इसका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। यानी कि भारतीय राज्य के दरबार में बैठेगा, राज्य में ही वो रहेगा, तो वो वहाँ के क्या क्या गतिविधि कर रहा है, राजा के दरबार में क्या चीज़ें चल रही हैं, शासन के विरुद्ध कोई, अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई चाल तो नहीं चली जा रही, ये सब वो जानता था। साथ ही साथ जो राजा होता था, जो राज्य होता था, उसके आंतरिक मामले, यानी वहाँ का राजा कौन बनेगा, किसको क्या पद दिया जाएगा। अगर 2 गुटों में झगड़ा है, आप अक्सर जानते हैं कि भारत में जो राज व्यवस्था हुआ करती थी तो उसमें जो शक्तिशाली वही राजा बनेगा। मान लीजिए राजा है, राजा के 3 बेटे हैं, तो राजा की 3 रानियां हैं, तीनों रानियों से 3 बेटे हैं, तो तीनों में झगड़ा रहता था कि मैं बनूं। इसकी माँ चाहती थी ये मेरा बेटा बने, इसकी माँ चाहती थी मेरा, और इसकी माँ चाहती थी मेरा। तो अगर मान लीजिए ये बन गया तो ये दोनों इसका विरोध करते थे। तो रेजिडेंट का यही काम होता था कि कौन राजा बनेगा और किसको क्या पद मिलेगा, किस पद पर बिठाया जाएगा, और कंपनी अफसर ये सब तय करते थे। और अगर मान लीजिए कोई एक राजा बन गया और वो कंपनी के हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो उसके जो विरोधी थे उनसे मिल के वो उसको अपदस्थ करवाता था, युद्ध करवा देते थे और बाद में अपना कोई पिट्ठू बिठा देते थे। यह कंपनी का काम था। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। सहायक संधि, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी कि उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासकों कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब देखिए सहायक संधि में क्या होता था कि सहायक संधि में ये होता था कि एक सेना, वो जो रियासत थी, मान लीजिए जैसे अवध रियासत के बारे में है, तो अवध रियासत का जो राजा था उसने कह दिया कि मेरे पास अपने राज्य की रक्षा करने के लिए मेरे पास सैन्य शक्ति नहीं है,
अंग्रेज कहते थे कोई बात नहीं, तुम सहायक संधि मानो, तुम्हारे राज्य की रक्षा हम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक सेना रख रखाव के लिए भारतीय शासक को भेज दी। लेकिन इस सेना के रख रखाव यानी सेना का खर्चा कौन देगा, भारतीय शासक, यानी अवध का अगर रक्षा करेगी तो अवध का नवाब देगा। अब लेकिन अगर अवध का नवाब या जो भी नवाब सहायक संधि पर शासन किया उसने पैसा नहीं दिया तो अंग्रेज क्या करते थे, उसका राज्य का एक हिस्सा छीन लेते थे। इसी क्रम में अवध के नवाब ने 1801 में सहायक संधि पर साइन किया तो क्या हुआ, उनका 1801 में कंपनी का इलाका, आधा इलाका कंपनी ने क्या किया, सेना का खर्च के नाम पे हड़प लिया, ले लिया। और ऐसे ही हैदराबाद जो कि बहुत बड़ी रियासत थी, उनका भी कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों ने छीन लिया था सहायक संधि के नाम पे। कि आपने सहायक संधि की, सेना रखी, लेकिन सेना का खर्चा नहीं दिया। और चूँकि ये राजा इतने कमज़ोर हो जाते थे, सहायक संधि मतलब अब इनके पास तो सेना भी नहीं है, लड़ेंगे कैसे। तो यानी अंग्रेज़ों की सेना अंग्रेज़ों के ही काम आ रही है, पैसा कौन दे रहा, राजा। समझ गए नहीं। तो अंग्रेज़ों ने कैसे चाल चल के भारतीय राजाओं को कमज़ोर कर दिया। अब आते हैं सीधी लड़ाई पे। अब सीधी वो तो देखो कैसे चालबाजी से अपने सहायक संधि या अन्य चालबाजियों से कुछ राज्य के हिस्सों को अपने कब्जे में किया। अब सीधी लड़ाई से अंग्रेज़ों ने कैसे किया, जब अंग्रेज़ मजबूत हो गए, थोड़ा उनकी सेनाएं मजबूत हो गई, उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। आरंभिक वर्षों में शक्तियाँ अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्येक सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे निम्न 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे मैसूर का टीपू सुल्तान, तो 1761 से 1882 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और उसके बाद उसका पुत्र 1882 से 1799 में क्या बना, हैदर अली था। 1761 से 1782 तक और 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान। तो मैसूर की ये 2 प्रमुख और शक्तिशाली, काफ़ी योग्य शासक थे, दोनों मुसलमान थे। तो जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अब अंग्रेज़ों को लगा कि मैसूर अगर ताकतवर हो जाएगा तो उनके लिए खतरा पैदा करेगा, क्योंकि ये उनके व्यापार को, उनके शासन जो बढ़ा रहे हैं उसको रोकेगा, उनके ऊपर हमला कर सकता है। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब देखिए मैसूर मालाबार जो तट था तो वहाँ पे चूँकि जो ये आप ऐसे देख रहे हैं तो मैसूर इधर था, तो ये जो तट है यहाँ पे ये व्यापार क्या था, यहीं से ज़्यादा व्यापार होता था और ये मैसूर रियासत के अंदर में था। तो अगर यहाँ पे हैदर अली या टीपू सुल्तान मजबूत हो जाते तो वो पूरा व्यापार रोक देते, कहते भैया हमको कर दो, जो हमारे अनुमति के बिना तुम व्यापार नहीं कर सकते। तो इनका जो फ़ायदा था, जिनका जो व्यापार था वो बाधित हो जाता, रुक जाता। तो कंपनी ने क्या किया, जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, कंपनी यहाँ से खरीद के बेचती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। देखिए उसने रोक लगा दी। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया गया। तो उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करना शुरू किया, फ्रांस की सहायता ली, अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। सुल्तान ने कई कदम और से अंग्रेज आगे बुला हो गए। जैसे मैसूर के साथ अंग्रेज़ों को 4 बार 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 90 से 92 और 1799 में जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जो जंग आखिरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार वंश के शासकों को सौंप दिया गया। इसके साथ में मैसूर की सहायक संधि थोप दी गई। अब देखिए उन्होंने वहाँ पे एक वोडियार वंश था पुराना, उसको वहाँ का शासक बना दिया पिट्ठू टाइप में, और उनको बोल दिया भैया आप सहायक संधि अब क्या करो पे साइन करो। यानी कि सहायक संधि साइन करने का मतलब अब आप सेना नहीं रख सकते, आपकी सेना, आपकी रक्षा हम करेंगे। तो इसका मतलब वह राज्य हमारे अंतर्गत आ गया, हम जैसा चाहेंगे वैसा वो करेगा। मराठों से लड़ाई। अब देखिए 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू में ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। अब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल यानी कॉन्फेडरेंसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। देखिए 1761 में
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। मराठे हार गए। तो मराठों का ये सपना था कि दिल्ली से वो राज्य करेंगे, वो टूट गया और मराठा राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। लेकिन इन सबका एक प्रमुख होता था कौन? पेशवा। वही मराठा राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था और उसी के नीचे ये एक राज्यमंडल यानी कन्फेडरेंसी के सदस्य थे। जैसे मान लीजिए आज का भारत है तो एक भारत का प्रधानमंत्री है और उसके नीचे कई सारे उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य बटा है, तो ऐसे बांट दिया गया था। पेशवा इन राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और वह पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रमुख मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, कई जब युद्ध कंपनी ने मराठों से किए तो मराठे क्या हुए? कमज़ोर हो गए और इन्होंने हार मान ली। घुटने टेकने का मतलब हो गया हार मान ली। पहला युद्ध 1782 में सालभाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसका कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1820 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अब देखिए, जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने कई सारे क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिए। 1817-19 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य से दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। अब देखिए, उस समय भारत में 4 ही 5 बहुत बड़े बड़े राज्य थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो ऐसे अगर भारत का नक्शा देखेंगे, ये देखेंगे, अगर आप ऐसे 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 मान लीजिए चल रहे हैं, तो यहाँ से ये जो एरिया होता था ये पूरा लगभग मराठे के प्रभाव में था। ये गोवा से लेके महाराष्ट्र है, थोड़ा गुजरात का एरिया और आगरा का, ये विंध्य का क्षेत्र। तो जब मराठों को हरा दिया तो ये सब क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया। और जो पूना में पेशवा रहता था, पेशवा को यहाँ से भेज के यूपी का कानपुर बोला यहाँ चले जाओ, आपको पेंशन देंगे नहीं है, 1-2 लाख रुपया महीना देंगे, आप उसी में मौज करो और अब राज्य हमारे हाथ में आ गया है। तो इससे क्या हुआ कि पूरे भारत पर अंग्रेजों की सत्ता धीरे धीरे स्थापित हो गई। अब प्रश्न क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो आप लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि द्वारा भारतीय राज्यों में अपनी एक सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि की शर्तों के हिसाब से भारतीय राजवाड़ाओं को या राजाओं को एक सेना का एक हिस्सा अपने पास रखना पड़ता था, जिसका खर्च वो उठाते थे, और जब वो खर्च उठाने में नाकाम होते थे तो कंपनी उनके राज्य का एक हिस्सा हड़प लेती थी, जैसे अवध और हैदराबाद के साथ हुआ। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इसकी लड़ाई के क्या परिणाम हुए? अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला थे, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था? चंदन और इलायची के व्यापार पर रोक लगा दी थी। अपने व्यापारियों से कहा थी वो अंग्रेज़ों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अपनी सेना का क्या किया था? आधुनिकीकरण किया। तो वो अपनी सत्ता बढ़ा रहा था, अंग्रेज इससे आग बबूला थे। और इस लड़ाई के परिणाम यह हुए कि लास्ट में अंत में मराठा यानी जो मैसूर का श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और पुराने वाडियार वंश को वहाँ का शासन सौंप के उन पर सहायक संधि थोप दी गई। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? तो आपने देखा था सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे और भोंसले। ये संघ किस प्रकार से शासित थे? ये देखिए, एक राज्यमंडल के सदस्य थे और पेशवा इनका राज्य सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। तो आपको ये लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से 3 युद्ध किए और तीसरे युद्ध कर आते आते मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उन्होंने मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचलकर पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेज दिया और पूरे मराठी साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। छात्रों देखिए, सारा उत्तर आपके प्रश्न का यहीं दिया गया है।
आप इसे पढ़ें। बहुत ही ये ज्ञानवर्धक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिली, कैसे युद्ध हुआ, सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि की शर्तें क्या होती थी, ये सब पूछा जाता है। तो इसे पढ़ के करिए और अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। और अपने अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।